ओके तो 2012 में इलॉन मस्क जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना पूरी दुनिया को बेच रहे थे तो उन्हें पता था कि उनकी कार बहुत ही कम लोग खरीदेंगे, क्योंकि सबके मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि नॉर्मल कार में जब भी पेट्रोल कम होगा तो उसे आसानी से भरवाया जा सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसे चार्ज करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक उस कार को यूज नहीं कर सकते। तो इस ऑब्जेक्शन का रेजोल्यूशन इलॉन मस्क ने बताया कि देखो, टेस्ला कार के साथ आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो ये कि आप उसे किसी चार्जिंग स्टेशन में चार्ज कर लो, या फिर आप कभी भी पूरी बैटरी पैक को स्वैप करवा सकते हैं, यानी कि अपनी टेस्ला गाड़ी की सारी बैटरीज निकाल के नई बैटरीज लगवा सकते हैं और इसके लिए सिर्फ 90 सेकंड्स लगेंगे। इसके लिए वो स्टेज पर दो कार्स लेके आए। पहली थी ऑडी की पेट्रोल की गाड़ी, दूसरी थी टेस्ला मॉडल एस जिसकी बैटरीज एक्सचेंज करनी थी। टाइम स्टार्ट किया जाता है और करीबन 1 मिनट 33 सेकंड के बाद मॉडल एस टेस्ला अपनी बैटरी चेंज करके स्टेज से चली जाती है, लेकिन ऑडी वहीं खड़ी है। इलॉन मस्क कहते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम बचा है, चलो एक और टेस्ला गाड़ी की बैटरी एक्सचेंज करते हैं। और अब स्टेज में एक और व्हाइट टेस्ला कार आती है और अगेन 1 मिनट 30 सेकंड्स में उसकी बैटरी स्वैप हो जाती है और वो भी स्टेज से चली जाती है, लेकिन बेचारा ऑडी वाला अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता रहता है और लोग बहुत तालियां बजाते हैं। ओके, तो अब इस इंसिडेंट में ये इशू है। ऑलमोस्ट 10 साल के बाद टेस्ला के स्पोक्स पर्सन ने खुद कहा है कि बैटरी स्वैपिंग में एक्चुअल में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बैटरी को चार्ज करना ही बेस्ट वे रहेगा। 9 साल के बाद यानी 2021 में टेस्ला बोल चुके हैं कि हम बैटरी स्वैप में वापस नहीं जाएंगे, यानी वो पूरे इस थॉट प्रोसेस को खत्म कर चुके हैं जो उन्होंने पहले क्लेम किया था कि उन्होंने अचीव कर लिया है। अगर रियल लोगों का रिव्यू लिया जाए जिन्होंने एक्चुअल में बैटरी स्वैप करवाई है, तो उनका कहना है कि जितना टाइम उन्हें बैटरी को चार्ज करने में लगता है उतना ही टाइम उन्हें बैटरी को चेंज करने में लगा है। आर्ग्यूमेंट 2, सोलर टाइल्स। ओके, तो 2016 में इलॉन मस्क दोबारा स्टेज में आए और उन्होंने सबको एक माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट दिखाया। प्रोडक्ट का नाम था सोलर रूफ। उनका दावा था कि अगर लोग अपने घर की छत में सोलर टाइल्स लगवाएंगे तो हम अर्थ का पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स है और कोई कोल वगैरह नहीं जलाना पड़ेगा बिजली को पैदा करने के लिए। अगेन इलॉन को पता था कि लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न सोलर पैनल्स को लगाने का ये होता है कि उनकी घरों की छत बहुत ही बुरी दिखेगी, लेकिन इलॉन मस्क ने दिखाया कि उनकी सोलर टाइल्स नॉर्मल टाइल से भी बहुत सुंदर हैं। अब इसकी सुंदरता का राज इलॉन ने बताया कि देखो, ये जो टाइल है इसे इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई घर के पास खड़ा है या सामने की गली से घर की रूफ को देखता है तो वो टाइल्स बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, बट अगर कोई घर की छत को एकदम ऊपर से देखेगा तब पता चलेगा कि इसके अंदर सोलर सेल है। ओके, ये प्लान और टेक तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुई। फॉर एग्जांपल CNBC की इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर खुश नहीं है जिन्होंने ये सोलर रूफ लगाई है और कई लोगों ने केस भी फाइल किए हैं। अब कई लोग हैं जो उससे सेटिस्फाइड हैं भी, जैसे कि ऑस्टिन फ्लैक ने ये YouTube वीडियो अपने चैनल में अपलोड की है कि उन्हें 1 साल हो गया है इन रूफ टाइल्स को लगाए हुए, जिसकी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड है। लेकिन कई लोग इलॉन की सोलर टाइल से इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि जब वो सोलर टाइल्स को लॉन्च कर रहे थे तब ये सोलर टाइल एक्चुअल में बनी भी नहीं थी। ये इलॉन ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन, तो वो नॉर्मल मॉडल नहीं थे रूफ टाइल के, वो सिर्फ दिखाने के लिए था, राइट? इलॉन, छत के ऊपर सोलर सेल्स ही थे, वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थे ताकि हम ये बता पाए कि जब रूफ के ऊपर टेस्ला के सोलर सेल्स लगेंगे तो उसकी सुंदरता मेंटेन रहेगी। आर्ग्यूमेंट 3, यूक्रेन। ओके, तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान यूक्रेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल मिखाइलो फेडोरोव ने इलॉन मस्क को ये ट्वीट किया और कहा कि हम तुम्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने स्टारलिंक के जरिए हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करो ताकि रशिया जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़े तब भी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन बना रहे। इस पर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि स्टारलिंक की सर्विस यूक्रेन में एक्टिव कर दी है और टर्मिनल्स हम जल्दी असाइन कर देंगे। सब लोगों ने इलॉन की इसके लिए बहुत तारीफ करी कि वाओ यार, बिलियनर हो तो ऐसा, क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा था कि स्पेसएक्स जो कि स्टारलिंक की पेरेंट कंपनी है वो हर महीने $20 मिलियन खर्च कर रही है यूक्रेन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। पर एक्चुअली फिर ये ट्वीट आया एक यूक्रेन की सिटीजन की तरफ से जिनका नाम था मिलेनिया पोडोलेक। उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क बहुत कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के सिटीजन को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये रही मेरी बैंक स्टेटमेंट जहां मैं हर महीने इनकी सर्विस के लिए पे करती हूँ। और CNN में एक न्यूज आई थी जिसके अकॉर्डिंग स्पेसएक्स कह रहा था कि हम यूक्रेन को और टर्मिनल्स डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए यूएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि वो इसमें इनकी हेल्प करे $122 मिलियन देके। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर नॉर्मल स्टारलिंक का प्राइस भी देखो तो शुरू में स्टारलिंक का डिवाइस के लिए $600 देने पड़ते हैं, उसके बाद हर महीने $110 बेसिक कनेक्शन के लिए हैं। अब अगर इलॉन मस्क यूक्रेन में कई लोगों से इसके लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट से इसके लिए टैक्स रिबेट मांग रहे हैं तो वो साफ साफ इसे एडमिट क्यों नहीं करते। आर्ग्यूमेंट 4, टेस्ला रोबोट।
लोगों का कहना है कि इलॉन मस्क पब्लिसिटी गेन करने के लिए हम लोगों को झूठे प्रोडक्ट के डेमोस दिखाते हैं जो उन्होंने उस वक्त बनाए भी नहीं होते। जैसे कि अगर हम कुछ महीने पहले देखें तो इलॉन मस्क स्टेज में अपना टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च कर रहे थे। इस रोबोट में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, ये एक सुस्त सा रोबोट था जिसने नॉर्मली बस अपने हाथ हिलाए और फिर वो खड़ा हो गया। इसके बाद इलॉन मस्क ने कहा कि हमारे पास एक और एडवांस्ड वर्जन है इस रोबोट का। जब वो नया एडवांस्ड वर्जन रोबोट आया तो ये खुद चल भी नहीं सकता था और 3 लोग उसके सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे। जबकि अगर हम इन्हें बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट के साथ कंपेयर करें तो वो आउटस्टैंडिंग है और टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट से बहुत एडवांस है। अब ऑब्वियसली हमें से कई लोग बोलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम ये रोबोट्स इंप्रूव हो रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद ये और बेटर बन जाएंगे और बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट से भी बेटर हो जाएंगे। बट लोगों के नाराज होने का मेन कारण ये वीडियो क्लिप्स हैं जो इलॉन ने स्टेज में दिखाई। उन्होंने कहा कि हमारा रोबोट और बेटर चीजें कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रोबोट बॉक्स को उठा के टेबल के पास पहुंचता है और साथ में एक लड़का नॉर्मली अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा है और ऐसे बिहेव करता है कि ये टेस्ला रोबोट का चलना ये तो ऑफिस में कॉमन सी बात है। लेकिन अगले ही शॉट में जैसे ही ये रोबोट बॉक्स को नीचे रखता है हम देख सकते हैं कि पीछे जो लड़का पहले कंप्यूटर में टाइप कर रहा था वो सीट से उठ चुका है और रोबोट को ही देख रहा है। इतना ही नहीं, जब रोबोट की विजन दिखाई जाती है कि रोबोट को क्या दिख रहा है तो उसमें हम 2 चीजें नोटिस कर सकते हैं। पहला तो ये कि साथ में जो लड़का कंप्यूटर में टाइप कर रहा था अब दोबारा से वो बैठ के कुछ टाइप कर रहा है, और दूसरा ये कि सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो पहले बंद थी लेकिन अचानक से उसमें किसी रोबोट की एनिमेशन चलने लगती है। जिससे एक बात तो क्लियर है कि ये एक कंप्लीट अनकट शॉट नहीं है। कम से कम 2 बार रोबोट चला था और उसके सीन्स को काट के फिर जोड़ के दिखाया गया है, जिससे लोगों को शक होता है कि इनके रोबोट की कैपेबिलिटी अभी बहुत कम है जितनी वो दिखा रहे हैं और कम से कम इन्हें 10 साल लगेंगे बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट के लेवल पर पहुंचने के लिए। ओके, तो इससे पहले हम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें। अगर आप साइंस और इलॉन मस्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मार्शियन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इलॉन मस्क, गॉड डिल्यूजन जैसी आप अमेजिंग बुक्स पढ़ सकते हैं गीगल एप्लीकेशन पर। और गीगल एप्लीकेशन में ये बुक्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट से ज्यादा अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट 1। देखो, जब सर्गे ब्रिन और लैरी पेज गूगल का सर्च इंजन बना रहे थे तो उस वक्त लैरी पेज कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं 30 दिनों में पूरे इंटरनेट को सर्च इंजन के लिए इंडेक्स कर दूंगा और हमने इसका नाम गूगल रखा, जिसका मतलब था 1 के आगे 100 जीरोस, यानी हम इतनी वेबसाइट्स को गूगल में सर्च के लिए इंडेक्स करेंगे। लेकिन अब उनका कहना है कि एक्चुअल में गूगल जितनी वेबसाइट्स को इंडेक्स करने के लिए उन्हें अभी भी कई और डिकेड्स लग जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि ओवर एम्बिशन वाले लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि वो अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे और रियलिटी में उन्हें उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट 2। पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ कहता है कि जितना आप सोचोगे कि इस टाइम को करने के लिए आपको उतना टाइम लगेगा तो एक्चुअल में आपको उतना ही टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इलॉन मस्क ये कह देते हैं कि मुझे मार्स में लोगों को पहुंचाना है जिसके लिए मुझे 50 साल लगेंगे तो उनकी टीम ये काम 50 साल से पहले नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्हें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रह के ऐसी टाइमलाइंस चूज करनी पड़ेगी और यही रीजन है कि इलॉन मस्क ने सोलर रूफ तैयार नहीं भी किया था तो भी वो एक विजन अपने लोगों और टीम को दिखा रहे थे कि अब हमें इस विजन को पूरा करना ही है। लेकिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम ये लगती है कि देखो, इलॉन मस्क ने कहा था कि वो 2022 में मार्स में कम से कम 2 कार्गो शिप्स पहुंचा देंगे। वहां पर क्या क्या कमियां हैं और मुश्किलें हैं वो सभी पता कर लेंगे और फ्यूचर मिशन के लिए वहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर देंगे। और 2024 तक उन्होंने दावा किया था कि मार्स में 4 कार्गो शिप्स वो भेज चुके होंगे। और ये पार्किंसन लॉ नहीं है, ये कुछ और ही है। बाकी वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन सब आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सुन के आपको क्या लगा। क्या इलॉन मस्क एक जीनियस है या फिर एक फ्रॉड है? एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।